हेलो बच्चे लोग। समझ? वेरी गुड वेरी गुड। लेक्चर नंबर 7। इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स देख लिए हम लोगों ने, कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन का ही थोड़ा आगे वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। पिछले वीडियो में भी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखा था, कैसे ट्रेस करते हैं एवोल्यूशन को, ठीक है, कि किससे किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म निकल के आया वो ट्रेस कैसे करते हैं, सब देखा था। उसी में कुछ कुछ जो बची हुई बातें वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। शुरू किया जाए। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, तो इनको नजरअंदाज मत करना, इनको अच्छे से पढ़ना, इन पर ध्यान देना, ठीक है। चल, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जो थियरी दी एवोल्यूशन की, तो चार्ल्स डार्विन ने ही बोला था कि जो एवोल्यूशन है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस। दिस वाज सेड बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। एक और बायोलॉजिस्ट थे जो इन बातों पे, इन विषयों पे बात कर रहे थे। उनका नाम था ह्यूगो डिवराइज, ठीक है, ह्यूगो डिवराइज। तो इन्होंने क्या बोला ना कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि जो एवोल्यूशन वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत स्लोली होता है, चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, और बहुत सारे चेंजेस जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं तो वो फिर एक नया स्पीसीज टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। पर सारा चेंजेस एक ही बार में नहीं आएगा, वो एक एक करके धीरे धीरे आएगा। लेकिन ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि नहीं, एवोल्यूशन जो है वो एकदम एक ही बार में हो जाता है टाइप का, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके लिए कुछ लार्ज म्यूटेशंस होने चाहिए। म्यूटेशन यानी कि अभी कोविड आया था, तुम लोग बार बार सुन रहे होगे कि कोविड का नया म्यूटेंट आया है, म्यूटेट कर गया है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, उसका नया वेरिएंट आया है। म्यूटेशन का मतलब, ये जो टर्म है म्यूटेशन, इसका मतलब होता है चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस, या चेंज इन डीएनए या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसमें ही कोई चेंज आ जाए तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब वायरस का क्या है कि वायरस बहुत छोटा सा क्रिएचर है ना, तो उसका डीएनए भी बहुत छोटा है, ठीक है। अब उसके डीएनए में एक छोटा सा भी चेंज आ गया तो उसका इफेक्ट बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग ह्यूमंस, हमारे पास मिलियंस ऑफ जीन्स है एक ही सेल में, पूरे डीएनए में, तो उसमें से एक दो जीन अगर चेंज भी हो गया, अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना अपेरेंटली दिखता नहीं है। इसीलिए जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होना या उसमें नए वेरिएंट्स आना बहुत आसान है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स या कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए अगर हमारे में अगर कुछ चेंज आना है, कोई एवोल्यूशन का कुछ लिंक निकलना है, कुछ दूसरा स्पीसीज टाइप का निकलना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वायरस में यही चीज फास्ट होगा। तो ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि जो एवोल्यूशन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज म्यूटेशंस। म्यूटेशन, कोई अचानक से कोई बड़ा सा म्यूटेशन हो जाएगा, उसी को उसी से एवोल्यूशन हो जाएगा। और ये जो लार्ज म्यूटेशंस थे ना, इसको, इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया जिसको बोला उन्होंने सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है जंप टाइप का, एक बड़ा जंप। तो उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, अचानक से उसमें कुछ म्यूटेशन होगा, उसके डीएनए में चेंज आएगा और वो बन जाएगा नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि जो एवोल्यूशन है वो ऐसा नहीं है, वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे, ठीक है जी। पूरे डीएनए में एक चेंज आया, उसके वजह से वो भी पता नहीं ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर वो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो चेंज। अगर ट्रांसफर हुआ उससे अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। कुछ जनरेशन के बाद एक और चेंज आया उसी जीन में, ठीक है। कुछ जनरेशन के बाद एक और चेंज आया। ऐसे करते 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 जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज एक्यूमुलेट करेगा, तब वो फिर थोड़ा अपेरेंटली दिखने लगेगा कि हाँ, उस बॉडी में, उस ऑर्गेनिज्म में कुछ तो बदलाव हुआ है, ठीक है। और अगर करते करते इतना चेंज आ जाए कि वो प्रीवियस वाले ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड ना कर पाए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक नया स्पीसीज बन गया है, स्पीसिएशन हो गया है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन का यही कहना था। एक बात और, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में अगर पढ़ते हो तो एनसीईआरटी प्लीज पढ़ा करो यार, मतलब
बोर्ड्स के लिए या जो जेई नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं ना, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ा करो। नहीं पढ़ते हो तो अभी आदत डालो, ठीक है। तो उसमें ना एक बात बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि जो एवोल्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेस ही हो। मतलब एवोल्यूशन और प्रोग्रेस दोनों साइनोनिमस होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। एवोल्यूशन के टर्म के क्रम में अगर बॉडी में कुछ ऐसा चेंज आता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को और बेहतर बनाता है, कोई एडवांटेज देता है, कोई सुपीरियर फीचर्स देता है, तो उसको हम लोग प्रोग्रेस बोल सकते हैं। अब वैसे तो इवॉल्व होते होते हम लोग ह्यूमन बींग्स बन गए। हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी है, हमारा जो फंक्शनल कैपेसिटी है, वो पहले के ऑर्गेनिज्म से तो कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे तो हुआ है प्रोग्रेस ही, लेकिन जब भी एवोल्यूशन होगा, मतलब जब भी चेंज आएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही होगा, बेनिफिशियल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ऐसा एकदम जरूरी नहीं, वो बस ऐसे ही कोई सा भी चेंज हो सकता है, ठीक है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हो सकता है कि उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो मतलब कुछ प्रोग्रेसिव ही हो, कुछ एडवांटेजियस ही हो, ऐसा एकदम जरूरी नहीं। कुछ ऐसे ही फीचर भी आ सकता है नया नया जिसका कुछ काम नहीं हो, पर हो सकता है, चेंज हो सकता है। हालांकि कोशिश ऐसी रहती है कि जो एडवांटेजियस फीचर्स ना हो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट रहेगा, जो उस सिचुएशन में सबसे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, वही बचेगा, बाकी सब विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो नेचर का लॉ यही है। बट जब भी चेंज आएंगे तो ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव चेंज ही हो, एडवांटेजियस चेंज ही हो, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग्स एक ही एंसेस्टर से हैं, हम लोग चिंपैंजी से नहीं है, हम लोग और चिंपैंजी दोनों एक ही एंसेस्टर से है। तो कुछ चेंजेस ऐसे हुए कुछ मेंबर्स में कि वो ह्यूमन बीइंग्स की तरफ बढ़े, ह्यूमन बीइंग्स बनने लगे, और कुछ मेंबर्स में ऐसे चेंजेस हुए जो कि चिंपैंजी की तरफ बढ़े, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे तुम कि हमारे वाले में एवोल्यूशन अच्छा काम कर गया, प्रोग्रेस हुआ, और चिंपैंजी वाले में नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि जब वो एवोल्यूशन हुआ तो उसका एक मकसद था कि एक सुपीरियर स्पीसीज बनाना है, नहीं। कभी कभी एवोल्यूशन ऐसे ही रैंडमली हो जाता है, ठीक है, उसका कुछ मकसद नहीं होता है कि एक बेहतर स्पीसीज बनाना है, बस हो जाता है। अगर कुछ गलती से कुछ सुपीरियर एडवांटेज मिल गया तो वो बाकी ऑर्गेनिज्म से बेटर सरवाइव करता है। अगर कोई एडवांटेज नहीं मिला और कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है तो बस वैसे ही कंटिन्यू करता है। हाँ, कोई डिसएडवांटेज मिला तो हो सकता है कि दूसरे स्पीसीज इस पे सुपीरियर हो जाए तो वो सब इसको एलिमिनेट कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आई ना, एवोल्यूशन बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं। आगे बढ़े। फॉसिल्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉसिल समझ में आता है क्या होता है फॉसिल? फॉसिल फ्यूल पढ़ा होगा कि जब प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज बहुत नीचे धरती में दब जाते हैं और बहुत समय के लिए दब जाते हैं, तो ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में या पेट्रोलियम में, जिनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉसिल का कुल मिला के मतलब होता है ना कि कोई भी पुराना चीज, ठीक है, मतलब एकदम लेमैन की भाषा में बोले कि कोई सा भी एकदम पुराना चीज या कोई भी ऐसी चीज जो कि धरती के अंदर से मिले और हमें किसी पुराने चीज के बारे में जानकारी दे, उसे हम लोग फॉसिल बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी मिले तभी उसको फॉसिल बोलेंगे, उस बॉडी से रिलेटेड भी कुछ मिलेगा उसको भी फॉसिल बोला जाएगा। अगर उसका सिर्फ इंप्रेशन भी मिल गया ना उसको भी फॉसिल बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी बहुत बार ऐसे होते हैं कि पत्तों का या किसी ऑर्गेनिज्म का ना इंप्रेशन मिलता है, मिट्टी में छपा हुआ एक प्रिंट मिलता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते, उसका बस इंप्रेशन मिलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मान लिया एक पत्ता गिरा, कीचड़ में गिर गया, ठीक है, कीचड़ में गिरने के कारण वो अंदर ही फंस गया, राइट, और वो सॉलिडिफाई हो गया, धीरे नीचे दबता गया दबता गया दबता गया, क्या उसके ऊपर और मिट्टी विट्टी भराते गया, ठीक है। तो और मान लिया जाए कि वो उसको थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर वगैरह मिला, ऑक्सीजन मिला, तो वहां पे डीकम्पोजर्स ग्रो किए और उसको डीकम्पोज कर दिया, ठीक है। तो पत्ता तो वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया या ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका जो इंप्रेशन बना होगा अंदर में, सिंस वो सॉलिडिफाई हो गया था, तो वो वैसा ही रह जाएगा। और अगर कई सालों बाद हम लोग वहां पे डिग करेंगे तो हो सकता है हमारी किस्मत हमें वो मिले और वो पत्ता उस समय वो जिस प्लांट का होगा,
ठीक है, उस समय के प्लांट के बारे में जानकारी देगा, उस समय के वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे थे। हालांकि पत्ता नहीं मिला है, उसका सिर्फ इंप्रेशन मिला है, बट सिंस वो पुरानी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हम लोग उसको भी फॉसिल बोलेंगे। ठीक है, फॉसिल का क्या मतलब होता है कि एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग मटेरियल और बॉडीज, पीसेज ऑफ मटेरियल्स एंड बॉडीज, या सिंपली इंप्रेशंस फ्रॉम अंडरग्राउंड which suggest something about ancient times। पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी जानकारी मिले तो हम लोग उसको फॉसिल बोलेंगे। इसलिए तो फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि वो पुराने जमाने में कुछ एनिमल प्लांट दबा था, उससे फ्यूल बन गया है, तो फॉसिल ही कन्वर्ट हो गया ना फ्यूल में। ठीक है, तो इनको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। अब इससे हमारा क्या काम है? अब इससे काम ये है ना कि हम लोग इससे एवोल्यूशन में हेल्प ले सकते हैं, ये ट्रेस कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। कैसे? खुद सोचो कि जब डायनासोर्स होंगे तो डायनासोर्स वो मिटियोर स्ट्राइक किया होगा और डायनासोर्स मर गए, उनका एज खत्म हो गया, है ना। तो डायनासोर्स सारे के सारे मर गए होंगे, बहुत सारे डिकम्पोज हो गए होंगे और बहुत सारे जमीन में दब गए होंगे, जो अभी हमें मिलते हैं निकालने खोदने वोदने पे। डायनासोर्स की बॉडी तो दब गई किसी जगह पर, अब उसके जगह पे ना ऊपर से मिट्टी विट्टी आ गया, विदरिंग, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, पढ़ा ही होगा एसएसटी में। एयर या वाटर एक जगह से मिट्टी उठाता है बहते समय, उसको उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विदरिंग, फिर उसको जाकर डिपॉजिट कर देता है ना, कहीं और। तो वैसे ही डिपॉजिट कर दिया ऊपर, फिर कुछ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए इवॉल्व होकर धीरे धीरे, वो सब भी मरे, उनकी बॉडीज दबी, उनके ऊपर फिर कुछ रॉक्स आकर या कुछ मिट्टी विट्टी आकर जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, फिर कुछ नए ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उनके ऊपर लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर वो अंदर दबते गए। अब अगर आज के समय में वहां पे डिग किया जाए तो हमें सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म के शेल्स मिलेंगे, उनके फॉसिल्स मिलेंगे, उसके नीचे खोदेंगे तो और भी मिलेंगे, सबसे नीचे हमें डायनासोर वाला मिलेगा, या हो सकता है उसके नीचे जाए तो उससे भी कुछ पुराने ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल मिले, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमें उतने ही पुराने ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं। और ये काफी कॉमन सेंस की बात, नीचे वो होगा जो पहले दबा होगा, जो पुराना होगा। ठीक है, तो उनका जो डेप्थ है ना वो भी एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म पहले कौन आए, पहले डायनासोर्स है या घोड़े वोड़े है। ठीक है, तो नॉर्मल इनके एग्जिस्टेंस में तो बहुत बड़ा टाइम स्पैन होगा ना, तो ऑब्वियसली डायनासोर्स के फॉसिल्स नीचे मिलेंगे। तो इससे हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक तो लगा निकाल ही सकते हैं कि डायनासोर पहले आए होंगे, घोड़े वोड़े बाद में आए होंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। फिर कार्बन डेटिंग के बारे में सुना होगा। कार्बन डेटिंग, कार्बन के आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी पुराना चीज मिलता है ना, कोई फॉसिल मिला या रॉक्स कुछ भी मिल गया और हमें पता लगाना है कि वो कितना पुराना है, तो अब वैसे तो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो उसी का थोड़ा एक्यूरेट तरीका है कार्बन डेटिंग। हम लोग उसमें चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, कितना कार्बन बचा हुआ है वो रेडियो एक्टिव वाला, और उसके आधार पर विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज, जो कि आप रेडियो एक्टिविटी वगैरह में पढ़ोगे, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, तो उनके आधार पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना चीज हो सकता है ये। ठीक है, इसमें जितना वो एटम्स बचा हुआ है रेडियो एक्टिव वाला, तो इतना बचा हुआ है, तो जब ये शुरू हुआ होगा, जब ये जिस समय में ये रहा होगा उस समय कितने एटम्स बचे हुए होंगे। ठीक है, तो इतने उतने एटम से घटकर इतने होने में कितना समय बीता होगा, तो हम लोग इससे ये पता लगा सकते हैं वेरी वेरी एक्यूरेटली इनफैक्ट कि ये कितना पुराना है वो चीज। ठीक है, अदरवाइज कुछ और भी तरीके, जैसे वो ट्री का ट्रंक काटते हैं तो उसमें रिंग्स दिखते हैं, तो हम लोग रिंग्स को भी काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
इसको बोलते हैं बाई टू estimation of age of trees by counting their rings, उनके रिंग्स को काउंट करके। और ये साइंटिफिक मेथड है, ये कोई तुक्का वाला मेथड नहीं है, ये एक्चुअल में मेथड है, ठीक है। वो रिंग्स कैसे बनते हैं वो आप जब पढ़ोगे ना, जाइलम का एक लेयर बनता है, फ्लोएम का लेयर बनता है, वास्कुलर बंडल का, वैसे रिंग्स बनते हैं। तो उससे हम लोग लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना साल पुराना होगा। वो भी एक तरीका है, कार्बन डेटिंग बहुत एक्यूरेट तरीका है ना। तो फॉसिल्स का यही काम है कि हम लोग को कुछ भी मिलेगा तो हम लोग उसे पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कुछ मिसिंग लिंक्स होते हैं। मिसिंग लिंक समझ में आते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा मिसिंग लिंक। अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि ऐसा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है ना ये बहुत सिमिलर है, तो हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म इसी से इवॉल्व होकर आया होगा, ठीक है। लेकिन देखने में ना थोड़े डिफरेंस भी लगते हैं। तो जो एवोल्यूशन है वो तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर नया बना है तो वो अचानक से तो गायब नहीं हो जाएगा, या अचानक से तो नहीं आ जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे रिसीड करेगा या धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जिसमें कि एक ऑर्गन है जो कि इस वाले में नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो हमें क्या एस्टिमेट होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म और भी होगा जो कि बीच में जो छूट रहा है, जो हमें दिखा नहीं है, उसके पास वो ऑर्गन होगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा, और वो ऑर्गेनिज्म फिर नए वाले में इवॉल्व कर गया होगा, राइट। तो जो बीच वाला ऑर्गेनिज्म है ना, जो कि अभी तक नहीं पाया गया है, पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम लोग मिसिंग लिंक बोलते हैं। तो कई बार जब हम लोग फॉसिल्स वगैरह निकालते हैं तो उसमें हमें कई मिसिंग लिंक्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब जैसे डायनासोर्स ही है, तो डायनासोर्स के कई डायनासोर्स के पास पंख हुआ करते थे और वो उड़ नहीं पाते, बहुत दे वर वेरी हेवी, राइट। तो ऑल्दो दे हैड विंग्स दे कुडंट फ्लाई। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि हो सकता है कि जो पंख था, जो उन डायनासोर्स के पास पंख था, उनका काम उड़ना नहीं होगा, उनका काम होगा हीट प्रोवाइड करना में भी, या ठंड से बचाना, किसी कुछ और फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स थे, अब डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स, ये बात पता है ना, डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से ही आए, ठीक है। और बर्ड्स के विंग्स का काम उड़ना है, दे लिटरली फ्लाई, ठीक है। बर्ड्स के विंग्स का काम उनको गर्मी प्रोवाइड करना नहीं है, ठंड से बचाना नहीं है, उनका काम है उड़ना, है ना। तो जब बर्ड्स के विंग्स का काम उड़ना है और डायनासोर के पास भी विंग्स है, वो उड़ नहीं पा रहे, तो हमें ये दिख रहा है कि जो बर्ड्स है ना वो रेप्टाइल से ही निकल के आए, ठीक है। तो बीच में कुछ तो होगा, कोई तो एक ऑर्गेनिज्म आया होगा जिसके पास भी विंग्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो उसके पास थोड़ा सा फीचर डायनासोर वाला होगा, रेप्टाइल वाला होगा, और थोड़ा सा फीचर बर्ड्स वाला होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है वो थोड़ा मोड़ा उड़ता होगा, उसके विंग्स उसको गर्म भी रखने में हेल्प करते होंगे, राइट। तो उसको हम लोग मिसिंग लिंक बोलते हैं। आई बात समझ में? मिसिंग लिंक में एक नाम है जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि तुम लोग ये खुद पता करो और गूगल करना इसको, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? मिसिंग लिंक है एक टाइप का, मैंने बहुत कुछ बता ही दिया वैसे इसके बारे में ऑलरेडी, पर गूगल करना, आपको समझ में आएगा क्या किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, ठीक है, ओके। अब आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में कैसे पता चला होगा? ऑब्वियसली फॉसिल से पता चला होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर कभी कभी कुछ चेंज, कुछ मेंबर्स को एक एडवांटेज दे देती है, ठीक है, जिसके वजह से वो बाकी सारे मेंबर्स पे थोड़ा सुपीरियर हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल बेटर हो जाता है, तो वो इवॉल्व करके एक नया स्पीसीज ही बनाते हैं। तो एक तरीका था नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ही सिलेक्ट कर रही है कि हाँ ये बेहतर है, राइट। एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब, इसका एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पहले के जमाने में, या अभी भी होता हुआ शायद, एक वाइल्ड कैबेज हुआ करता था। मतलब ये सारे जो आज हम लोग यूज करते हैं ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब नहीं हुआ करता था, ठीक है। सिर्फ एक वाइल्ड कैबेज हुआ करता था, जो देखने में करीब करीब ऐसा दिखता था, ऐसा कुछ नहीं दिखता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि
कुछ लोगों ने ना अब उनको क्या दिखा कि वाइल्ड कैबेज है तो, लेकिन कुछ कुछ वाइल्ड कैबेज ऐसा है ना जिसमें कि जो फ्लावर्स है वो स्टेराइल है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, फ्लावर्स के थ्रू नहीं करते रिप्रोड्यूस, ठीक है। कुछ ऐसा दिखा कि जिसमें जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। कुछ ऐसा दिखा जिसमें कि पत्ते हैं और पत्तों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, ठीक है, पत्ते एकदम नजदीक नजदीक नजदीक, ठीक है। कुछ दिखा कि उसमें उनमें कुछ स्वोलन पार्ट्स हैं जिनको खाया जा सकता है। तो पहले वाइल्ड कैबेज ऐसे ही रैंडमली होते थे, किसी के पास ये वाला फीचर है, किसी के पास वो वाला फीचर है, ठीक है, सब मिक्स्ड थे। तो अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता तो वो वैसे ही उगते रहते, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि अब किसी को पसंद आ गया कि हाँ ये सोलन वाला जो पार्ट है ये जिन वाइल्ड कैबेजेस में मिल रहा है, जिन प्लांट्स में मिल रहा है, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको निकाल लिया, अलग किया और उनको आपस में ही इंटरब्रीड करवाया, ठीक है। पहले क्या था कि था तो सब वाइल्ड कैबेज ही, तो सोलन पार्ट वाला भी बड़े लीव्स वाला के बीच में भी इंटरब्रीडिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई एक फीचर जो था वो एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा था, वो मिक्स हो जा रहा था बार बार, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ एक टाइप के फीचर वाले प्लांट्स को अलग किया और उनको आपस में ही ब्रीड करवाया, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद करो, उसमें बताया था प्योर ब्रीड होता है, ठीक है, कि सेम फीचर्स वाले के बीच में जब क्रॉस बार बार करवाया जाए तो जो ऑफस्प्रिंग्स फाइनली आते हैं वो प्योर ब्रीड होने मिलने लगते हैं, मतलब सिर्फ उसी फीचर वाले, ठीक है। तो वही किसानों ने किया इस वाइल्ड कैबेज के साथ। उनको देखा कि कुछ सोलन पार्ट्स वाले हैं तो उनको आपस में इंटरब्रीड करवाया, करवाते 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 वो उस लेवल पे पहुंच गए कि अब जो वाइल्ड कैबेज मिल रहे थे उसमें वो सोलन पार्ट ही मिल रहा था, ठीक है, या सिर्फ उस टाइप के वाइल्ड कैबेज मिलने लगे। उसी को आज हम लोग कोलराबी के नाम से जानते हैं या यूज करते हैं। वैसे मैंने तो नहीं खाया है आज तक, क्या होता है भगवान जाने, राइट, बट बुक में लिखा हुआ है। तुम लोग में से किसी ने खाया हो तो कमेंट करना, कैसा लगता है ये भी बताना, हम भी ट्राई करें कभी। कुछ वाइल्ड कैबेजेस जिनके पास स्टेराइल फ्लावर्स थे उनको ब्रीड करवाया गया आपस में बार बार, तो कॉलीफ्लावर मिल गया, ठीक है। कुछ जिनके पास अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट था, अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, अरेस्टेड का मतलब रुका हुआ टाइप का, बंद, ठीक है, उनको बार बार ब्रीड करवाया तो ब्रोकली मिल गया। ब्रोकली अमीरों का कॉलीफ्लावर है बेसिकली, ठीक है, ये भी मैंने आज तक नहीं खाया है, कभी खाना जाओ चाहूंगा जरूर। कैबेज, कैबेज को इसीलिए ब्रीड करवाया गया क्योंकि इसमें पत्तों के बीच में डिस्टेंस कम था, ठीक है। सो शॉर्ट डिस्टेंसेज, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स, ठीक है, तो डिस्टेंस कम कम था तो उसमें पत्तों का पोर्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो कैबेज हो गया। कुछ कैबेजेस में से कुछ होंगे जो रेडिश होंगे तो उनको भी अलग किया होगा फिर उनमें से और उन्हीं को इंटरब्रीड करवाया होगा, ठीक है। तो पहले जो पूरा रेड भी नहीं मिलता होगा शायद कैबेज, या मान लिया जाए कि 100 कैबेज के प्लांट्स हैं उसमें से 2-3 है जो कि रेड वाला है, ठीक है, तो मिक्स टाइप का रह गया ना। अब क्या किया गया, उन 2-3 को अलग किया गया और सिर्फ उनको आपस में इंटरब्रीड करवाया गया, राइट। अब जो करते करते एक समय आएगा कि सिर्फ रेड वाले ही मिल रहे होंगे, है ना, तो उसी तरीके से रेड वाला मिला होगा। केल, केल को इंटरब्रीड करवाया गया फॉर लार्ज लीव्स, लार्ज एडिबल लीव्स, ठीक है, जिनके पत्ते बड़े बड़े थे तो केल मिल गया, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर ने सेलेक्ट किया था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोगों ने सेलेक्ट किया आर्टिफिशियली, ठीक है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ कि जब इंसानों ने सेलेक्ट कर करके, आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर करके इतने सारे नए स्पीसीज निकाल दिए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये सब करने में कितना समय लगा होगा, बहुत बहुत, अगर रिपीटेडली किया गया होगा नॉर्मल टाइम पर भी तो करने में 10 साल 15 साल लगा होगा, बहुत तो बहुत, ठीक है। 10 साल 15 साल में तो इनके बहुत सारे जनरेशंस निकाल सकते हैं ना। तो जब 10-15 साल के, मान लिया जाए कि 100 साल भी लगा यार, जब 100 साल के समय में इंसानों ने इतने सारे नए स्पीसीज निकाल दिए तो नेचर ने तो इतने लाखों साल में जब से जीवन पनप रहा है पृथ्वी पे उसने, तो क्या वो इतने सारे स्पीसीज नहीं निकाल सकती है, राइट। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल, है ना। चल आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया, क्लियर है बात, गुड। अब हम लोग देखते हैं
ह्यूमन एवोल्यूशन, इसके बारे में तो फिलहाल तुम लोगों को ज्यादा नहीं बताना है, तो आप लोग के बुक में भी ज्यादा नहीं दिया है, पर ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स सबसे पहले कहाँ है पता है? अफ्रीका में है, राइट? सबसे पहले अफ्रीका में आए, ठीक है, और फिर वहां से ना उन्होंने माइग्रेट किया। अब ये जो ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस, राइट? होमो सेपियंस। जब भी नाम लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? जो पहला लेटर होगा ये कैपिटल होगा, और ये वाला जो टर्म होता है इसको जीनस, ये जीनस को इंडिकेट करता है कि हम लोग होमोजीनस के हैं, ठीक है? और ये स्पीसीज को इंडिकेट करता है, ठीक है? अब ये अलग बात है कि इस जीनस में एक ही स्पीसीज आता है जो हम लोग हैं, होमोसेपियंस, ठीक है? और हमेशा इनको अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली, मतलब होमो अलग, सेपियंस अलग, ठीक है? और नहीं तो अगर कंप्यूटराइज्ड लिख रहे हो तो ये नाम इटैलिक फॉन्ट में लिखे होने चाहिए, तब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो होमोसेपियंस हम लोग है, ह्यूमन बींग्स, राइट? हम आप सब होमोसेपियंस है। इनकी शुरुआत हुई अफ्रीका में, पर ये भी बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था इनके। होमोसेपियंस के पहले और भी बहुत सारे मेंबर्स आए, होमो इरेक्टर्स आए, निएंडरथल्स आए, रैमापिथिकस आया, शिवापिथिकस आया, ठीक है? करते 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 धीरे धीरे होमोसेपियंस आए। वहां से फिर इन्होंने माइग्रेशन चालू किया, मतलब ऐसे ही नेचुरल क्यूरियोसिटी के कारण या शेल्टर खोजने के कारण, फूड खोजने के क्रम में, ठीक है, अलग अलग कारणों से जो मेंबर्स हैं वो अफ्रीका से निकलकर और भी जगहों पर जाने की कोशिश की होगी, ठीक है? इसके लिए तो और भी बहुत सारे थियरीज हैं, जैसे कि पहले एक लैंड ब्रिज हुआ करता था दोनों अमेरिका के बीच में। अफ्रीका, यूरोप, एशिया तो कनेक्टेड है ही, ऑस्ट्रेलिया भी बाद में ही अलग हुआ, राइट? ह्यूमन बींग्स के आने के तो पहले ही अलग हो गया होगा, बट ऐसा बोला जाता है कि पहले बहुत सारा लैंड ब्रिजेस था बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, जो कि धीरे धीरे डूब गया, ठीक है? जब आइसेस था ना तो उस समय तो बर्फ थी, राइट? तो जब वो बर्फ पिघली तो वो बर्फ कहाँ गई? समंदर में, समंदर का लेवल बढ़ा, तो बहुत सारे जो लैंड ब्रिजेस थे ना बिटवीन कॉन्टिनेंट्स वो सब डूब गए, तो आज हमें नहीं दिखते, लेकिन पहले हुआ करते थे। तो पहले ये जो माइग्रेशन था वो हुआ होगा ह्यूमन बींग्स में, तो अफ्रीका से निकल के कुछ मेंबर्स एशिया में आए होंगे, ठीक है? एशिया से फिर यूरोप में गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए होंगे, राइट? ठीक है, कुछ अमेरिका की तरफ ट्रैवल किए होंगे, तो अलग अलग जगह पे गए, फिर वहां पे जो उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशन मिला वहां के हिसाब से कुछ बॉडी फीचर्स उन्होंने डेवलप कर लिया। जैसे जो पोल्स के आसपास है उनका स्किन कलर काफी व्हाइटिश हो गया, क्योंकि वैसा ही एनवायरमेंट था, सनलाइट था नहीं, तो मेलानिन बना नहीं होगा, और ये चीज जब बार बार हुआ होगा रिपीटेड ओवर जनरेशंस, तो वो उसी तरीके से एक्यूमुलेट कर गया होगा, राइट? फिर कुछ मेंबर्स होंगे जो इक्वेटर के नजदीक आए होंगे, अफ्रीका में, इंडिया में, तो उनका स्किन थोड़ा डार्क हो गया, राइट? हेयर का कलर अलग अलग हुआ, आईलिड का कलर अलग अलग हुआ, ठीक है? हाइट वाइट में भी अंतर है बहुत जगहों पे, ठीक है? तो कुल मिला के बाद में जो कंडीशंस मिले होंगे जहां वो गए उसके हिसाब से वो वहीं पर उस हिसाब से धीरे धीरे बॉडी फीचर्स डेवलप करते गए, ठीक है? इसी कारण इतने सारे डाइवर्स फीचर्स आ गए ह्यूमन बींग्स में दुनिया भर में, राइट? है सब होमोसेपियंस ही, लेकिन कुछ कुछ तो डिफरेंस है ना? करेक्ट, बस इतनी ही बातें थी भाई, राइट? ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, 7 वीडियोज में किया है, तो सातों वीडियोज देखो धीरे धीरे, है ना? अगर नहीं देखा है तो पहले के भी वीडियोज देख लो, और मतलब एक बार तो कम से कम सारे वीडियोस देख लो, ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, ठीक है? चलो, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ, राइट? सो बाय बाय ऑल ऑफ यू होमोसेपियंस।